नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था यूके पीएससी द्वारा, जो आपका अपर पीसीएस से संबंधित था, उसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वह मैंने आपको बताया था कि 14 मार्च 2024 को जारी कर दिया जाएगा। तो आज 14 मार्च 2024 है। आज ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस डिटेल नोटिफिकेशन में हम जानेंगे कि कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कितने कितने पद रहने वाले हैं, कौन कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, हर एक जो पद है उसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। साथ में हम बात करेंगे कि आपने अगर आवेदन करना है तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो ये डिटेल वीडियो रहने वाली है। साथ में हम बात करेंगे सिलेबस का, जो चेंजेस आयोग द्वारा इस बार किए गए हैं। आयोग द्वारा इस बार बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं आपके जो सिलेबस है उसमें, जिससे आपका उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं उनको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन रहने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी, ताकि आपको इम्पोर्टेंट्स अपडेट और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। साथ में देखिए, जो आपका एग्ज़ाम होता है, आपका यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी, जो भी एग्ज़ाम आपका होगा आगे, जितना भी होने वाला है या आने वाले हैं, उन सभी के जो वीडियोज़ हैं, जो आपको परीक्षा को उत्तीर्ण करने में आपको बहुत ही मदद करेंगे। जैसे कि आपकी रीजनिंग की क्लास, कुछ बच्चों की रीजनिंग कमज़ोर होती है, मैथ कमज़ोर होती है, तो बहुत ही ईजी वे में मैं उनकी क्लासेस लेके आता रहता हूँ रेगुलरली। साथ में कंप्यूटर हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट्स ये क्लासेस रहती हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, अगर आप इनको वॉच करेंगे, तो आपका जो भी टॉपिक है वह बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इन डेप्थ में इसमें पढ़ाता रहता हूँ। तो चलिए, आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट आपका रहने वाला है, जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आपको पता है 189 पोस्ट है टोटल आपकी। टोटल आपकी 189 पोस्ट हैं अपर पीसीएस की। तो अपर पीसीएस की जो वैकेंसी है, इसमें देखिए लेवल 10 की भी जॉब्स हैं और अदर लेवल्स की भी इसमें जॉब्स रहने वाली। तो लेवल 10 की जितनी भी जॉब्स हैं आपकी गजेटेड ऑफिसर की जॉब है। तो ये आपकी जो सेकंड क्लास ऑफिसर की ये जॉब रहती हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, विज्ञापन की जो डेट है वह आपकी 14 मार्च है, आज जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2024 है। समय है आपका रात्रि के 11:59 तो आप 3 अप्रैल को इस समय से पहले पहले आप अपने आवेदन कर दीजिएगा, जो बच्चे आवेदन करना चाहते हैं। ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है, ग्रेजुएशन इसमें होना आपका मैंडेटरी है। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? तो देखिए, आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। लास्ट डेट 3 अप्रैल 2024 है। इस डेट को आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना मैंडेटरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो गया होना चाहिए 3 अप्रैल 2024 से पहले। चलिए, आगे बात कर लेते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। परीक्षा का जो शुल्क है वह भी 3 अप्रैल 2024 को रात्रि 11:59 तक आपने सबमिट कर देना है। और ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए, करेक्शन का आपको समय मिलेगा 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक आपको इसमें करेक्शन का समय मिलेगा। तो जो बच्चे अगर कुछ गलत हो जाएगा तो आप इसमें संशोधन और परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे आवेदन करना चाहते हैं तो 9 अप्रैल 2024 से पहले आप इसमें आवेदन 3 अप्रैल 2024 से पहले अपना आवेदन कर दीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट जो इसमें जो फैक्ट्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आपकी विज्ञप्ति जारी की गई हैं। तो देखिए, टोटल आपकी 189 पोस्ट इसमें रहने वाली हैं।
जिसमें से देखिए जो सबसे टॉप की जो पोस्ट होती है आपकी डिप्टी कलेक्टर की होती है। सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा जो पोस्ट होती है वह डिप्टी कलेक्टर की होती है, जिसको आप एसडीएम भी बोलते हैं, एसडीएम भी बोला जाता है। तो देखिए डिप्टी कलेक्टर की लेवल 10 की ये जॉब है। 9 रिक्तियां हैं इसमें, मतलब टोटल 9 आपके डिप्टी कलेक्टर की यानी कि एसडीएम की पोस्ट आई हैं, जिसमें से 8 जनरल की हैं और एक आपकी ओबीसी की इसमें रहने वाली है। अब ये जो टोटल 9 पोस्ट है, 9 पोस्टों में से देखिए 2 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जो आपका 30% जो आपका महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है उसके आधार पे आपको 2 पोस्ट महिलाओं के लिए डिप्टी कलेक्टर की आपकी अ, निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट देखिए उसके बाद जो क्रम रहता है वह आपका जो दूसरी जो सबसे ज़्यादा चॉइस रहती है वह आपकी पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग, यानी कि जो आपका सर्किल ऑफिसर होता है जिसको सीओ भी बोलते हैं और डिप्टी एसपी बोला जाता है। इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के भी डाली है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो डिप्टी एसपी की पोस्ट है आपका, जिसको सीओ भी बोला जाता है। ये आपकी पुलिस विभाग में होती है, पुलिस विभाग की ये वैकेंसी है। टोटल इसमें 17 पोस्ट है, ये भी आपकी लेवल 10 की जॉब है। तो ये भी आपकी गजेटेड ऑफिस की जॉब है। तो जनरल की इसमें 9 सीटें हैं, 4 सीटें एससी की हैं, 3 ओबीसी की हैं और एक आपकी ईडब्ल्यूएस की। तो टोटल आपकी 17 डिप्टी एसपी की पोस्ट हैं। तो इस बार बहुत अच्छी पोस्ट आई है डिप्टी एसपी की, जनरली इतनी ज़्यादा पोस्ट इसमें आती नहीं है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो बच्चे डायरेक्ट डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, पुलिस विभाग में गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो वह भी आवेदन करिएगा। तो पुलिस उपाधीक्षक के लिए देखिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है, उसका हम नीचे बात करेंगे कि आपकी हाइट और वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस की नौकरी है तो इसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट होता है, ये आपके लिए मैंडेटरी है, तभी इसमें आप आवेदन कीजिएगा, उसको हम लोग नीचे बात करेंगे। अब ये जो 17 पोस्ट है, 17 में से देखिए 5 महिलाओं के लिए आपकी रिजर्व्ड हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 3, जनरल की 3, अनुसूचित जनजाति एससी की 1 और आपका ईडब्ल्यूएस की 1। तो टोटल 5 आपकी 17 में से महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। उसके बाद आपका जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, तो जैसे आपका पुलिस में सीओस होते हैं वैसे ही आपके जिला कमांडेंट्स होते हैं होमगार्ड्स में, तो ये इक्वलेंट होते हैं दोनों ही। ये भी लेवल 10 की जॉब है। 5 पद है इसमें, पांचों जनरल के हैं, कोई भी कैटेगरी के लिए इसमें कोई पद नहीं है, केवल एक पद इनमें से 5 में से महिलाओं के लिए निर्धारित है, जिला कमांडेंट। तो ये भी आपका गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है और इसके लिए भी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट है, उसकी बात हम आगे कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो चौथी पोस्ट है आपका सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, तो ये परिवहन विभाग की जॉब है। लेवल 10 की ये जॉब रहने वाली, मात्र एक पद है इसमें। और ये जो एक पद है आपका किसका है, ये आपका एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में आपका ये एक पद रहने वाला है। उसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी, पंचायती राज विभाग में ये भी लेवल 10 की जॉब है, एक पद इसमें निकाला गया है, तो एक पद ये आपका ओबीसी का रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें कार्य अधिकारी जिला पंचायत, तो जिला पंचायत में ही ये आपका कार्य अधिकारी की जॉब है, लेवल 10 की ये जॉब है, एक पोस्ट इसमें आपकी निकाली गई है और ये जो एक पोस्ट है आपकी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। नेक्स्ट आपका जो कार्य अधिकारी के हमने देख लिया। उसके बाद जिला ग्राम उद्योग अधिकारी, इसकी टोटल 6 पोस्ट है, अनरिजर्व की आपकी 4 हैं और आपकी एक आपकी एससी की वैकेंसी इसमें रहने वाली है। तो टोटल आपकी इसमें जो पोस्ट है ये आपकी 6 पोस्ट है, एक आपकी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। नेक्स्ट आपका देखिए सबसे ज्यादा जो पोस्ट आई है वह आई है उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी। तो विद्यालय शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट में ये 58 पोस्ट हैं, लेवल 10 की जॉब रहने वाली है। 26 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, 13 आपकी एससी की हैं, 3 आपकी ओबीसी की हैं, 11 आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं। तो टोटल ये आपकी 58 पोस्ट इसमें आई हैं। तो ये बहुत सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में आई हैं जहाँ तक है। नेक्स्ट आपका परिवीक्षा अधिकारी, तो परिवीक्षा अधिकारी ये आपका महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में होते हैं परिवीक्षा अधिकारी। ये आपकी लेवल 6 की जॉब रहने वाली है, यानी कि 4200 ग्रेड वाली ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की इसमें, तो ये भी अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट आपका वित्त अधिकारी, ये आपका फाइनेंस ऑफिसर होता है आपका वित्त अधिकारी। ये बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है वित्त विभाग में। 14 टोटल पोस्ट है, लेवल 10 की ये जॉब रहने वाली, ये भी गजेटेड जॉब है आपकी। लेवल 10
की ये जॉब है, 14 पोस्ट इसमें आ रखी है, ये अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे दे रखा है, जिसमें से 14 में से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। वही नेक्स्ट आपका सहायक आयुक्त राज्य कर, यानी कि ये भी बहुत अच्छी जॉब है आपका। असिस्टेंट कमिश्नर की ये जॉब रहने वाली, सहायक आयुक्त तो बहुत अच्छी जॉब है। 16 पोस्ट हैं, 10 अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, 3 आपकी एससी की हैं, 2 आपकी ईडब्ल्यूएस की है और 1 आपकी ओबीसी की है। तो ये आपकी वैकेंसी बहुत अच्छी है। उसके बाद राज्य कर अधिकारी, तो जितनी भी कर अधिकारी वाली पोस्ट है बहुत अच्छी जॉब है। वित्त विभाग वाली जितनी भी है बहुत अच्छी जॉब है। इसमें 53 देखिए नेक्स्ट में आपका 53 पोस्ट है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है राज्य कर अधिकारी बनने के लिए आपके पास। 53 आपकी ये टोटल पोस्ट है। लेवल 7 की ये जॉब है, यानी कि ये जो जॉब है ये आपकी 4600 ग्रेड पे की जॉब है, तो अच्छी खासी जॉब ये आपकी है। राज्य कर अधिकारी की 4600 ग्रेड पे इसमें रहने वाला है। टोटल 53 पोस्ट हैं, जिसमें से आपकी 15 महिलाओं के लिए रिजर्व है, 2 उत्तराखंड अनाथ के लिए रिजर्व है, 2 दिव्यांगजन के लिए, 2 पूर्व सैनिकों के लिए और 1 आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आरक्षित है। बहुत अच्छी जॉब है ये भी आपकी। उसके बाद आपका सहायक नगर आयुक्त, यानी कि आपका असिस्टेंट कमिश्नर की ये आपकी जॉब रहने वाली है। इसमें आपके टोटल 7 पद हैं, 7 में से 5 अनरिजर्व है, 1 एससी का है, 1 आपका ईडब्ल्यूएस का है। अब 7 में से 2 आपकी महिला के लिए आरक्षित हैं। तो देखिए जो टोटल जो ये वैकेंसी है 189 है, जिसमें 105 आपका अनरिजर्व कैटेगरी की है, 35 आपकी ये आपकी एससी की हैं और बाकी ये जो 6 पद हैं ये 6 पद आपके एसटी के रहने वाले हैं, 6 पद आपके एसटी के हैं और 28 पद आपके ओबीसी के हैं और 15 पद आपके ईडब्ल्यूएस के। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे इनका क्लैरिफिकेशन यहाँ पे कर रखा है। तो 189 पद हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी छात्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। बाकी देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है रिक्तियों की कुल संख्या 189 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है राज्य सरकार पे, अगर वह चाहे तो इसको कुछ अगर एडिशन करना चाहे तो पोस्ट में एडिशन कर सकता है। जैसे पिछली बार कुछ एडिशन हुआ था, पिछली बार जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट नहीं थी, तो बाद में संशोधन करके जितनी भी डिप्टी कलेक्टर की 7 पोस्ट थी लगभग, उनको एड ऑन किया गया था। तो ये घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डिप्टी कलेक्टर की बात करें तो इसमें दिव्यांग जन भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, बट इसमें कुछ पोस्ट हैं जैसे पुलिस उपाधीक्षक और जिला कमांडेंट होमगार्ड। इसमें देखिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फील्ड की जॉब रहती है, तो आपका फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। तो इसमें साफ साफ इन्होंने मना किया है कि पद दिव्यांगता की किसी भी श्रेणी हेतु चिन्हित नहीं है। तो ये जो दोनों पद हैं, जो पुलिस उपाधीक्षक और जिला कमांडेंट के जो पद हैं, इन पे दिव्यांगजन इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी में कैटेगरी वाइज जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें तो उपयुक्त तालिका में क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 पर उल्लेखित पदों हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंतिम तिथि तक भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, लास्ट डेट तक आपका ग्रेजुएशन की उपाधि अवश्य धारित होनी चाहिए। तो जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वह आवेदन ना करें। अगर आपका फॉर्म की लास्ट डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, अगर आप पास हो जाते हैं तो आप इसमें आवेदन करिएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। बट अगर आप फाइनल ईयर में हैं, लास्ट फॉर्म के लास्ट डेट तक अगर आपका फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आप आवेदन नहीं कीजिएगा। तो ग्रेजुएशन इसमें आपका मैंडेटरी है, जो ये कॉलम्स क्रम संख्या आपका बताएं। जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी की जो पोस्ट है उसके लिए केवल ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें कुछ आपको अधिमान अर्हता की जरूरत होगी, जैसे उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर विधि, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परास्नातक, यानी कि आपका जो है आपका पीजी होना आपका अनिवार्य है, आपका इस परास्नातक उसमें अनिवार्य है। उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर और विधि अधिकारी में। वहीं परिवीक्षा अधिकारी की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो,
या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या अनुप्रयुक्त समाज शास्त्र में सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। तो परिवीक्षा अधिकारी के लिए आपका समाज शास्त्र में आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, तभी आप इस वाले पद के लिए आवेदन कीजिएगा। बाकी जो अन्य पद हैं उसके लिए केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो जो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी देखिए अधिमान अर्हता की बात करें तो जिसके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि की सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी बी का प्रमाण पत्र हो, तो उसको अधिमान अर्हता दी जाएगी। किस केस में? जब आपका टाई हो रहा हो, यानी कि आपके 2 लोगों के मार्क्स सेम हो रहे हो, तो जिनके पास ये वाली योग्यता होगी उनको आपका अधिमान अर्हता दी जाएगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये आपका नीचे दे रखा है, वही अधिमान अर्हता का मैंने दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या अधिमान अर्हता है। अब देखिए शारीरिक मापदंड की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया था डिप्टी एसपी की जो आपकी 17 पोस्ट आई हैं, 17 पोस्ट हैं आपकी डिप्टी एसपी की। तो इसमें आप आवेदन करने से पहले आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है। एलिजिबल देखिए ग्रेजुएशन तो आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन तो अलग चीज है। उसके बाद फिजिकल के लिए बात करें तो देखिए इसमें ऊंचाई यानी कि हाइट की बात करें तो सामान्य वर्ग यानी कि एससी जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए आपका पुरुषों में 167.7 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर एसटी की बात करें तो एसटी में पुरुषों की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिलाओं में 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं जिसके पास हिल सर्टिफिकेट है उनके लिए हाइट 162.6 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। तो आप इसको देख लीजिएगा। वहीं बात करें तो ये चेस्ट की बात करें तो केवल ये पुरुषों के लिए अप्लाई होगा, पुरुषों के लिए चेस्ट भी मांगी गई है। जो आपका क्या बोलते हैं आपका एसटी और हिल सर्टिफिकेट वाले हैं तो बिना फुलाई सीना आपका 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पे आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं आपका जनरल हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उनके लिए आपका 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पे 83.8 सेंटीमीटर का आपका सीना होना चाहिए। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए देखिए न्यूनतम आपका 45 केजी वेट होना चाहिए। अगर आपका 45 केजी से कम है तो आप डिप्टी एसपी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप उसमें आवेदन नहीं कीजिएगा। अगर आपका 43 44 है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको समय मिलेगा, आपका जो फिजिकल होगा वो बहुत एंड में होगा, तब तक आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। तो 43 44 42 वाले भी इसमें आवेदन कीजिएगा बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट देखिए आपका जो ये वैकेंसी है डिप्टी एसपी की, इसमें आपका आई टेस्ट भी होगा, पूरा मेडिकल होता है, इसमें डिटेल मेडिकल होता है, तो इसमें आपका आई टेस्ट भी होता है। तो आई टेस्ट की बात करें तो एक आंख आपकी 6/6 और दूसरी आंख आपकी 6/9 से कम दृष्टि की नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आप इसको इंश्योर कर लीजिएगा, ये आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट इसमें मांगी जाती है। वहीं देखिए जिला कमांडेंट के जो होमगार्ड्स के जो पद आए हैं 7 पद उसमें आ रखे हैं आपके, तो उसमें भी फिजिकल रिक्वायरमेंट है। पुरुषों की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें पुरुषों का जो चेस्ट है वह 84 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और 89 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पे। तो इसमें और ज़्यादा मांगा गया जिला कमांडेंट के लिए। वहीं देखिए पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो उत्तराखंड राज्य अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर और सीना 84 सेंटीमीटर और फुलाने पे 89 सेंटीमीटर इसमें आपका होना चाहिए। तो ये भी आप इसको देख लीजिएगा जब आप जिला होमगार्ड कमांडेंट के लिए आवेदन करेंगे और पुलिस उपाधीक्षक के लिए आवेदन करेंगे। बाकी देखिए बात कर लें आयु की, एज की बात कर रहे हैं तो न्यूनतम आपकी 21 वर्ष एज होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 42 वर्ष निर्धारित की गई। तो 21 से 42 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपका छूट भी दी गई होगी। आयु की गणना देखिए, गणना की जो तिथि है 1 जुलाई 2024 है। 1 जुलाई 2024 को आपकी न्यूनतम 21 वर्ष हो जानी चाहिए और एकदम आपकी 42 वर्ष आपकी इसमें होनी अनिवार्य है। और आयु में देखिए जो छूट चाहते हैं तो उनको कैटेगरी वाइज छूट मिलती है इसमें। उत्तराखंड राज्य के एससी और आपका एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी इनको आपका
5 वर्ष की छूट है। तो यानी कि अगर 42 वर्ष मांगी तो 47 एज है आपकी, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप इन तीनों कैटेगरी में हैं। वहीं दिव्यांगजनों को भी देखिए 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। और आपका जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको भी अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट इसमें दी गई है। बाकी जो आपके जो पूर्व सैनिक होते हैं, एक्समैन होते हैं, उनको भी आपका 5 साल का इसमें छूट दी जाती है। अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाती है सेवा काल को घटाकर। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली आपका 21 से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे आगे हम लोग इसकी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जो मैंने आपको कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी देखिए जो आपका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म जो भरने की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। तो जो वेबसाइट आपकी दे रखी है ukpsc.net.in पे आप जाके, या आपको किस पे जाएंगे, psc.uk.gov.in पे जाके आप इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपके पास सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपकी जो फ़ोटो है वो उसमें अपलोड करनी पड़ेगी आपको, आपका सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी डिटेल्स है वह आपने फिल करनी पड़ेंगी। तो आप जब भी फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो प्लीज़ आप केयरफुली भरिएगा ताकि कोई गलती ना हो पाए। आप इसमें शुल्क की बात कर लें तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 150 रुपये शुल्क रखा गया। टोटल जो GST वगैरह लगा के, प्रोसेसिंग फीस लगा के 172 रुपये आपको देने पड़ेंगे। OBC के लिए भी 172, SC उत्तराखंड के SC ST के लिए 82 मतलब 82.30 रुपये इसमें आपको देने पड़ेंगे। और EWS को 172.30, और दिव्यांगजनों को 22.30, और उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा आवेदन भरने के लिए, बस आपको उनका प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये आपका था। अब देखिए इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का जो मैंने आपको कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका 3 एग्जाम इसमें होंगे। सबसे पहला आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेजेस में आपका ये पूरा एग्ज़ाम होता है। तो 3 स्टेजेस आपने क्लियर करनी पड़ेंगी जब आप, अगर आपने फॉर्म भरेंगे तो तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। तीनों आपने करना है। बाकी जो डिटेल जो सिलेबस है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वह पैटर्न क्या रहने वाला है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया थी, प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी पहली, या जो होगी आपकी MCQ टाइप की होती है। जो पहला पेपर होगा आपका MCQ टाइप का होगा। इसमें आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका GK और GS का रहने वाला है, और सेकंड पेपर आपका एप्टीट्यूड का होगा। ये आपने खाली क्वालिफाई करना है। मात्र इसमें आपको 33% नंबर लाने अनिवार्य हैं। और जो फर्स्ट पेपर होगा इसी पे आपकी मेरिट बनेगी प्रीलिम्स की। तो जो बच्चे मेरिट में आएंगे वही बच्चे मेंस देंगे, इसमें मेंस देंगे। उसके बाद फिर प्रीलिम्स का आपका कोई रोल नहीं रह जाएगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका मेंस, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पे डिपेंड करता है। तो जो बच्चे मुख्य परीक्षा को पार करके इंटरव्यू में जाएंगे, वही बच्चे जो बच्चे मेंस को क्लियर करेंगे उन्हीं का इंटरव्यू होगा। फिर फाइनल मेरिट आपकी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के जो नंबर होंगे उनको ऐड करके बनने वाली है। तो देखिए सब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में देखिए प्रथम प्रश्न पत्र आपको मैंने बताया सामान्य अध्ययन का होगा। इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि 150 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। तो जनरली जो मेरिट रहती है वो आपकी 100 और 105 के बीच में रहती है जनरल स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अगर आप 105 नंबर ले आएंगे, 105 से 110 नंबर ले आते हैं, तो आप ये मान के चाहिए आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा 99%। अगर आप 105 110 नंबर ले आए तो ये आपका जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। मैंने भी दिया है, मैंने भी क्वालिफाई किया है, उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, तो आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा ये भी आपका सेम डे में होगा। तो ये दोनों पेपर आपके सेम डे में होंगे। पहले आपका GS का होगा, दूसरे में आपका एप्टीट्यूड का होगा। एप्टीट्यूड में देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और ये 150 नंबर के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का रहने वाला है।
तो ये भी आपको 2 घंटे का समय इसमें मिलेगा। तो आपको 150 में से आपका 150 का 33% आपने लाना पड़ेगा। तो 33% आप ले आएंगे तो आप इस वाले पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे, तभी आप मेरिट के लिए होंगे। अगर आप इसमें फेल हो गए, इसमें 33% नंबर नहीं ला पाए, तो आपका पहला पेपर में आप कितने भी नंबर लाए हो कोई फायदा नहीं है उसका। तो आपने द्वितीय प्रश्न पत्र में 33% नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बाकी जो मेरिट बनेगी आपकी प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाली है। तो ये आपका प्रीलिम्स का पेपर हो गया। उसके बाद देखिए मुख्य लिखित परीक्षा होगी। तो ये जो मुख्य परीक्षा होती है ये आपकी 4 दिन चलती है, यानी कि आपके 4 डेज आपकी ये चलती है। 4 दिन आपके लगातार पेपर होते हैं 2 शिफ्ट में। पर डे आपके 2 पेपर होंगे। पर डे आपके इसमें 2 पेपर होते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला जो पेपर होता है आपका सामान्य हिंदी का होता है। 3 घंटे का समय, सबके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। सामान्य हिंदी 150 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद आपका निबंध का पेपर होगा सेम डे में 150 नंबर का, ये आपका पेपर होगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन प्रथम का पेपर होगा। सामान्य अध्ययन का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और आपका छः आपके पेपर आपके सामान्य अध्ययन के रहने वाले हैं। ये आपके 200 नंबर के रहेंगे। तो टोटल आपका 150 नंबर के आपके सारे एग्जाम रहेंगे। तो जो बच्चे इन सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेंगे तो 150 नंबर में से आप जो मेरिट बनेगी तो वह मेंस में क्वालिफाई हो जाएंगे। जो बच्चे मेंस क्वालिफाई कर लेंगे उनका फिर साक्षात्कार होगा, 150 नंबर का आपका साक्षात्कार होगा। तो टोटल जो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी 1650 मार्क्स में से बनेगी। 1650 मार्क्स में से आपकी मेरिट बननी है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य हैं। आप एक भी एग्जाम छोड़ेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और जो आपका सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसमें न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो आपका जो ये पहला पेपर मैंने बताया ना सामान्य हिंदी का, तो ये आपका 150 नंबर का पेपर है। 150 में से आपको 35% नंबर लाने अनिवार्य हैं। अगर आप पहले पेपर में सामान्य हिंदी के पेपर में 35% नंबर आप नहीं लेके आ पाए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सामान्य हिंदी का पेपर। सामान्य हिंदी में आप 35% नंबर लाने ही पड़ेंगे, अन्यथा आपकी और कोई भी कॉपी चेक नहीं होगी और कोई भी विषय आपका चेक नहीं होगा। तो ये आपका जो परीक्षा का जो पैटर्न है वह मैंने बता दिया। 3 स्टेजेस में रहेगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब इसका जो सिलेबस है, सिलेबस आप देख लीजिएगा, डिटेल सिलेबस इसमें दे रखा है। इसको आप गो थ्रू हो लीजिएगा, एक बार यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें सब कुछ दे रखा है। तो ये बहुत ही जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही वास्ट होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। तो इसको आप पढ़ने में इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप देख लीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व कीजिएगा तो आपका प्रीलिम्स इजीली हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा। बाकी जो सिलेबस है ये यहाँ पे दे ही रखा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। यूनिट वाइज सब आपका दे रखा है। सिलेबस तो मैंने आपको सब कुछ जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आई थिंक मैंने सब आपको बता दी हैं। बाकी आप इसमें आवेदन कर लीजिएगा। और जो बच्चे इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में देख भी लीजिएगा कि आपसे कोई भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह छूट ना जाए। बाकी देखिए मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे कई सालों से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट्स अपडेट रेगुलरली मिल सके। और अगर आपको जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इस पीसेस के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स रहने वाली हैं, अगर उनके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप उन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। वो आपको डेफिनेटली आपको बहुत मदद करने वाली हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। चलिए आज की जो ये वीडियो है इसको यहीं पे सम अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको
इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।